हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय दोनों प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी होगा और अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस मार्क लाने का। बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव डन टुडे। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपने क्या किया है। अपने आज पर ध्यान दीजिए। पास्ट तो बीत गया, अब पास्ट वापस नहीं आने वाला और अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना होगा कि वर्तमान में हम कर क्या रहे हैं। देखिए, आपके पास दिन भर में 24 आवर होते हैं। ठीक है, 24 घंटे एक दिन में होता है। तो योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव डन टुडे। ठीक है, आपका जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इस 24 घंटे में आपने कितनी पढ़ाई की। मात्र 3-4 महीने बचे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम को, और आपको कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे आपको टॉपर बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है, फिर हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको ढूंढने से जल्दी नहीं मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन ध्यान से समझिए। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है? एक है +3/2e, बी है +3e, सी है -3e और डी है +2e। तो देखिए, आवेश का क्वांटीकरण आपने पढ़ा होगा कि जो आवेश होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है, वो दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। तो यहां पर जो +3/2e होगा ये गलत होगा, यानी कि यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो देखिए, -3e आवेश हो सकता है, +3e भी हो सकता है, क्योंकि आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आपका आवेश होगा, -1 2 3 4। ठीक है, ऐसे आपका आवेश होगा, लेकिन ये भिन्न या दशमलव में नहीं हो सकता। तो यहां पर भिन्न में दिया गया है तो ये संभव आवेश नहीं है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया। ठीक है, दूसरा देखिए, किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें आवेश कितना है? 5 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, इससे धनावेशित करने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होगी? ऑप्शंस है, ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। ठीक है, तो कितना होगा बताइए? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो n = q/e। ठीक है, q की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए 5 × 10⁻19 एंड एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? e के स्थान पर लिखेंगे 1.6 × 10⁻19। भैया ये दोनों कैंसिल। अब देखिए 16 1.6 तो ये आ जाएगा 16 3 48, लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइए? 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा तो आपका 3 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, लगभग आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर देखिए, निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता? बताइए, इनमें से कौन सा बल है जो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, यानी कि कूलाम के नियम का पालन नहीं करता? वो कौन सा फोर्स है? ऑप्शन नंबर ये है चुंबकीय बल, बी है गुरुत्वीय बल, सी है विद्युत बल, डी है नाभिकीय बल। तो जो नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स, वो
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। नोट हो गया, तीनों का आंसर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होगी बताइए आप लोग। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, कितने लोगों को याद है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ठीक है, अब Q की विमा क्या होगी, Q इक्वल टू होता है IT, तो I की विमा A, ठीक है, और T की विमा T, तो Q की विमा क्या होगी AT। ठीक है, AT हो गया आपका, और L है तो L की विमा हो जाएगी L। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए M0, इसको लिख सकते हैं हम M0, L के पावर देखिए L के पावर 1 है, T के पावर भी 1 है, एंड A के पावर भी 1 है। 1 तो माना ही जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। देखिए M0, L1, T1 एंड A1, LTA भी आप लिख सकते हैं, LTA, इसी को इस प्रकार से लिख दिया गया, तो दोनों सही है, चाहे इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले पर हमें इसको रख देना है, हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा, सही आंसर इसमें से आ जाएगा। देखिए हमने फॉर्मूला क्या बताया आपको, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अब देखिए P इक्वल टू Q के जगह पर क्या रखेंगे, 2 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो माइक्रोकूलाम को जब हम कूलाम में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर -6 से गुणा हो जाएगा। तो Q के जगह पर हम लिख देंगे 2 गुणे 10 के पावर -6, ठीक है, इंटू 2, आपका पहले से ही 2 रहेगा। अब देखिए यहां पर है 3 सेंटीमीटर, दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो L के जगह पर 3 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो देखिए 3 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 3/100 कर देंगे। अगर आपको 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 3 को 100 से भाग देना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3/100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए इसको मैंने लिखा है, तो ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है, तो हो जाएगा 12 गुणे 10 के पावर -6 और 2 8, 10 के पावर -8। देखिए माइनस माइनस प्लस 6 और 2 जुड़ जाएंगे तो 10 के पावर -8, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर क्यों होगा बताइए, देखिए Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 12 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ठीक है, सब में कूलाम कर लीजिएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को। तो ये आप मैं इरेज कर देता हूं, ये हो चुका है आपका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, यानी कि कोई आवेश का खोखला गोला है तो वो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी आंतरिक बिंदु पर, बी है किसी बाहरी बिंदु पर, सी है 2 मीटर से अधिक दूरी पर, और डी है 5 मीटर से अधिक दूरी पर। तो देखिए आवेश का जो खोखला गोला होता है वो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, यानी कि आंतरिक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गया, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तीनों को नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझिए, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है, लेकिन सिंपल सा है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि खोखला गोला जो होता है उसके आंतरिक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है जिसके पृष्ठ पर
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो गोले के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। ठीक है, गोले के जो आंतरिक बिंदु के केंद्र पर तीव्रता होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। मैंने आपको टोटल 7 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। ठीक है, अब आते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखिए आवेशों की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ कौन सा बल कार्य करता है। यानी कि मान लीजिए कोई आवेश गतिशील है, ठीक है, वो गति कर रहा है, तो उसमें विद्युत बल तो लगेगा ही, लेकिन विद्युत बल के साथ और कौन सा फोर्स उसमें वर्क करता है, यानी कि कौन सा फोर्स काम करता है। ठीक है, तो देखिए आवेश की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ जो है वो चुंबकीय बल भी कार्य करता है। यानी कि जब कोई आवेश गतिमान होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, जो कि एक चुंबकीय बल है। ठीक है, तो आवेशों की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल है 12.5 इंटू 10⁻18, ये पावर है। ठीक है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। यानी कि हमें 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है। ठीक है, अब इस पर आपको आवेश की गणना करनी है कि कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको n से डिनोट करते हैं, n दिया गया है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। हमें निकालना क्या है, आवेश की गणना करनी है, क्यू निकालना है। तो सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई। ठीक है, ये फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्यू हमें निकालना है, तो क्यू ऐसे रहने देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12.5 इंटू 10⁻18। ठीक है, ऊपर देखिए ये एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 12.5 को 1.6 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, डायरेक्टली 20 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻18 है, 10⁻⁻19 है, तो देखिए 19 में से 18 जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, तो इतना भी आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन चाहे तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। साइड में देखिए Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 20 आपका ऐसा ही रहेगा। अब देखिए ऊपर 10⁻⁻1 है, इसको नीचे ले जाते हैं बटे में, तो ये 10⁻1 हो जाएगा, या 10 भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैंसिल हो गया, Q इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2। ठीक है, 2 हमारा आंसर आ गया, 2 कूलाम। ठीक है, तो आवेश जो हमारा आया वो कितना आया, 2 कूलाम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, Q इक्वल टू एन ई। इसी फार्मूले से हम इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने लगाया, और ये आपका लास्ट में Q की वैल्यू आ गई 2 कूलाम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस स्थिति में अधिकतम होगा। यानी कि जो मैंने आपको बल युग्म आघूर्ण पढ़ाया था, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाउ से। तो क्या कहा गया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस स्थिति में अधिकतम होगा। तो देखिए जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, अर्थात जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब बल आघूर्ण अधिकतम होगा। यानी कि जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, तब जो हमारा बल युग्म आघूर्ण है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, पीई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा है, तो पीई कर देंगे, साइन थीटा की जगह पर हम 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, क्या 90 डिग्री। तो देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमारा हो जाएगा पीई, टाउ इक्वल टू पीई। अब ये अधिकतम है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अभी देखिए हम थीटा की जगह पर अगर 0 डिग्री रख देंगे तो हमारा टाउ की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस स्थिति में अधिकतम होगा। तो जब थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रखेंगे, या जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब बल आघूर्ण अधिकतम होगा।
ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया फॉर्मूले से, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो टाउ इक्वल टू पी ई आ जाएगा। पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा जो बल युग्म आघूर्ण है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो कि आपका क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम है, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या गॉस की प्रमेय तथा कूलाम का नियम एक दूसरे के तुल्य हैं? यानी कि क्या गॉस का प्रमेय और कूलाम का नियम जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे का पालन करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, यस, ठीक है। गॉस की प्रमेय जो है, गॉस की प्रमेय कूलाम के नियम के तुल्य है, यानी कि एक दूसरे का ये पालन करते हैं, ठीक है, विरोधी नहीं है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या है? ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। मैंने आपको बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। देखिए ये आपके गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, ठीक है। क्या दिया गया है? प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखना है। तो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, ई इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। पहले भी आपको पता है, तो बहुत ही सिंपल सा है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या दो समविभव पृष्ठ आपस में काट सकते हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसा क्यों? देखिए ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विभव उत्पन्न होगी जो कि असंभव है। देखिए जब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो जहां पर कटेंगे दोनों, ठीक है, वहां पर दो विभव उत्पन्न होगा जो कि असंभव है, ठीक है। इसीलिए दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, देखिए क्या है? आर त्रिज्या के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी? गोले के पृष्ठ पर विभव। देखिए आर त्रिज्या के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी, ये आपसे पूछा रहा, ठीक है। एक फार्मूला आपको बताना है कि आर त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है, उसकी वायु में धारिता क्या होगी। तो देखिए गोलीय चालक पर विभव, पहले हम चालक पर विभव निकाल लेंगे, चालक पर विभव, ठीक है। तो चालक पर जो विभव का फार्मूला होगा वो हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है गोलीय चालक पर विभव का, ठीक है। अब यहां से हम धारिता आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। तो यहां से हम धारिता निकाल लेंगे, क्योंकि हमें से धारिता ही पूछी गई है, ठीक है। तो धारिता कैपेसिटेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर V की वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान, देखिए V की वैल्यू रखेंगे कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जो नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, नीचे आपका बचेगा Q, ये Q जो बचा, ठीक है। तो Q हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो R त्रिज्या के गोलाकार चालक की जो वायु में धारिता होगी वो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगी, जहां पर R है त्रिज्या, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, C है विद्युत धारिता, ठीक है। तो पहले आपको विभव का फार्मूला लिखना है, फिर धारिता आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर, ठीक है। देखिए क्या है? एक आवेशित संधारित्र एवं एक विद्युत सेल में मूल अंतर क्या है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, किसमें कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक सेल में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जो आवेशित संधारित्र होता है, मैंने आपको बताया है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम उसके चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो संधारित्र होता है उसमें हम आवेशों को संचित करते हैं, उसमें
हम आवेशों को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए आवेशित संधारित्र में विद्युत आवेश तथा ऊर्जा संग्रहित रहती है। देखिए संधारित्र में जो विद्युत आवेश होता है और जो विद्युत ऊर्जा होती है वो संग्रहित रहती है, स्टोर रहती है। बल्कि सेल में क्या होता है, जबकि सेल में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। तो जो संधारित्र होगा उसमें आवेश और ऊर्जा संग्रहित रहती है यानी कि स्टोर रहती है, और जो सेल होता है उसमें आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, एक आवेशित संधारित्र में और विद्युत सेल में, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस होता है। तो यहां पर मैंने आपको 12th फिजिक्स के टोटल 15 क्वेश्चन बताए। आई होप कि आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट करके बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।